पूरी कौम को मुबारक है जनाब। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर हो गई 2/3 अक्सरियत से, जिसमें सैफुल्लाह अबड़ू साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी उस मार्के के अंदर काम आ गए और वैसे भी काम आ गए और वैसे भी काम आ गए। तरमीम की और उसके बाद उन्होंने जो है अपना नाम बहुत बड़ी लिस्ट में लिखवा लिया, इस्तीफ़ा दे के निकल लिए। तो मैंने तो आपको लास्ट वीक ही बता दिया था कि जनाब ये तरमीम पास हो चुकी। ये सारी जो ह्यू एंड क्राई हो रही है ना, आप पार्लियामेंट का इजलास देखें, तहरीक इंसाफ पिट रही है, रो रही है, उधर मौलाना फजल रहमान वगैरह की पार्टी जो है, उनका भी एक सेनेटर वैसे तो मिल गया इनके साथ, वो इस बात पे रो रहा है, पिट रहा है कि जी ये क्या हो गया, अपोजिशन शोर मचाई जा रही है। ये सब जो हुआ है ना, ये इमरान खान की वजह से हुआ है। अब आप समझेंगे यार कि क्या पागलपन एनालिसिस है कि इमरान खान कहाँ आ गया बीच में। कोई चैनल ऐसा नहीं होगा जिस वक्त ये तजिया कर रहा होगा, या कोई जर्नलिस्ट या एंकर जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इस सब का जिम्मेदार इमरान खान है। भूल गए आप वो दिन जब 3.5 साल उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ और अदालती निज़ाम के साथ मिलकर इन बेचारों की जो डंडा डोली की है इमरान खान ने, जिस तरह इनको दीवारों में चुनवाया है। मतलब ठीक है, हमने बड़ा इंजॉय किया होगा इसको कि PMLN और पीपल्स पार्टी की ऐसी तैसी हो रही है, एक सर्कस लगा हुआ है, हम भी इंजॉय कर रहे थे, जिस तरह हम अभी भी इंजॉय कर रहे हैं। हमारा तो कुछ नहीं है भाई इसमें, हम तो बड़े खुश हैं। हम तो जिनके साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं, हम उनके साथ खुश हैं। इन पॉलिटिशियनों के साथ अल्लाह माफ़ करे, मैं तो पैदाइश जब से होश संभाला मैं इनके खिलाफ हूँ। इनके करप्शन के स्केलेटन मैंने देखे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हुए, तो कहीं ना कहीं सच तो है। एक ने एक पे चोरी का इल्ज़ाम हुआ, एक ने एक पे चोरी का। अब आज एक ने चोरी डकैती को जायज़ कर दिया जब उन्होंने एक सदर मुमलिकत के ओहदे को इस्तस्ना दे दिया। हालांकि ये वो ख़ास सदर मुमलिकत हैं जिनके ऊपर इसी PMLN ने ना सिर्फ करप्शन के इल्ज़ाम लगाए, बल्कि करप्शन का पूरा नैरेटिव बनाया, हमारे प्रोग्रामों में आके भी और दूसरी जगहों पे भी, और 10 साल बेचारे को कैद भी की। तो उन बेचारे भाई साहब को अब आज रिलीफ मिला, तो मैं तो इसमें भी खुश हूँ कि जरदारी साहब को आज रिवॉर्ड मिल गया इस चीज़ का कि जो उनको जेलें मिली करप्शन के, उसमें इसी नून लीग ने दी। जो उन पर इल्ज़ाम लगाए मिस्टर 10% के, इसी नून लीग ने आज इसी मुँह के साथ इस नून लीग ने उनको कहा कि जनाब ये जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट की सीट पे हैं, चोरी डकैती मार कुटाई करप्शन इन तब से सबसे इनको इस्तिस्ना है। आज जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिब और भुट्टो साहब सब सुरखरू हो गए। तो वापस आते ही तरमीम के ऊपर, इस तरमीम के अंदर मैंने आपको बताया कि इसका जिम्मेदार इमरान खान है। जिस तरह अदालतों को मिलाकर साथ पहले नवाज शरीफ को गिराया गया, तो आज नून लीग ने सोचा कि भाई जुडिशरी अपने हिसाब से, सिस्टम पूरा अपने हिसाब से बना लो ताकि नेक्स्ट टाइम ये सिचुएशन ना आए। उस ज़माने में उन्होंने, इमरान खान ने ये बता दिया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर आप बैठे होंगे तो आप सबको हिला के रख देंगे, आप इलेक्शन भी जीत जाएंगे RTS बिठा के, आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे, आप लोगों को जेलों में भी डाल देंगे, आप नेकेड एग्रेशन भी करेंगे, लोगों के घरों में भी घुसेंगे। अगर आपके साथ उस ज़माने के इदारा मौजूद है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आज के प्राइम मिनिस्टर सोचा होगा कि भाई ये रास्ता जो इमरान खान ने दिखाया ये बेहतर रास्ता है। अब तरमीम के जरिए किया जाए या सियासत के जरिए किया जाए, प्राइम मिनिस्टर के जरिए, वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो रास्ता इमरान खान ने दिखाया था। जो तरमीम आई जिसमें वाविला बचाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है अदालतें कमज़ोर हो गई, आईनी तरमीम के मुताबिक बल्कि वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी और आईनी अदालत में तमाम सूबे यकसा नुमाइंदगी। ये वो वफाकी आईनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों बशमूल सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम होंगे, ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले वफाकी आईनी अदालत पर लाजिम नहीं होंगे। वफाकी आईनी अदालत अपने किसी फैसले पर निगरानी भी खुद करेगी। इसके अलावा वफाकी आईनी अदालत को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है और लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फारिग कर दी गई है। मेरा ख्याल है ऐसे ही होना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से यहाँ पे सुरखाब के पर लगाए हुए। शुरू करें जस्टिस उससे पहली कंस्टिट्यूंट असेंबली टूटने से, जस्टिस मुनीर जो थे वहाँ से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने अवाम को सिर्फ काली स्याही वाले मुकदमात दिए हैं जिससे हमारा सर झुका है, फ़ख्र से बुलंद नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के कमज़ोर होने का अगर आप मुझसे पूछे, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने कभी अवाम को रिलीफ दिया ही नहीं। इसने वज़ीर आज़म को टांगा है, ये आलाकार बनी है, इसने लोगों को तौहीन में फारिग किया, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स को, MNAs को। यार ये ऑलरेडी मैनेज रही है, तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं जो हो रहा है। आगे चले जी, आईनी अदालत के जज की उम्र आप पढ़ चुके हैं, 68 साल हो गई है, वो सुप्रीम कोर्ट को फारिग कर दिया गया। ये बड़ी खुशी की बात है बहुत से लोगों के नज़दीक। और सुप्रीम कोर्ट से जो असखुद का आर्टिकल था जिसको चौधरी इफ्तिखार ने ऐसे इस्तेमाल किया कि टमाटर के निरख बढ़ते थे इस्लामाबाद में, तो वो असखुद नोटिस लेके हीरो बनने की कोशिश करते नाकाम, वो भी वापस ले लिया गया। मुझे तो बड़ी खुशी है इस बात पर भी। आगे आ जाए पोस्टिंग ट्रांसफ़र। कोई जज ट्रांसफ़र से इनकार करेगा उसकी तो ऐसी तैसी है जनाब। अब बने ना हीरो ज़रा जज बैठ के कि उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाएगा ताकि अपनी वजूहात पेश करे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अगर वजूहात ना पेश की जज साहब तो आप रिटायर। ये है अवाम की अदालत।
अवाम के जिन जिन नुमाइंदों को, क्या गिलानी साहब, क्या भुट्टो साहब, क्या कौन नवाज शरीफ साहब, आपने इनको फारिग किया। आज बदला लेने का टाइम आया आप सबसे, और सही बदला हो रहा है। सदर को भाई तायात इस्तना है, सदर अब जैसा भी हो, डकैती करे, चोरी करे, जो करे, वो फारिग है। आगे चलते हैं जी। मुशीरों की तादाद बढ़ा दी गई है। आर्टिकल 240 तरमीम के मुताबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। एयर और नेवल चीफ ऑफ डिफेंस, एयर और नेवल चीफ जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के मातहत होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का अहदा ख़त्म कर दिया गया है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं। और फील्ड मार्शल को ताहियात जो है अदालती इस्तना भी है, और कमान मुकम्मल होने के बाद वफाकी हुकूमत उन्हें रियासत की जिम्मेदारी सौंप सकती है। बहुत शुक्रिया जी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आप लोगों ने तो आज कारनामा किया। मिठाई होती तो मैं आपको खिलाता। अहमद अवैस साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब, मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अहमद अवैस साहब, क्या मसला है आप लोगों का यार? इतनी अच्छा बदला ले रहा है पॉलिटिशियन अदालतों से और सारे सिस्टम से जो इमरान खान ने बनाया था, आप सेखपा हो रहे हैं, क्या हो गया सर? ले आओ भाई चाय मियाँ साहब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज पहली दफ़ा आपके कमेंट मुझे बहुत पसंद आए हैं सर, बहुत शुक्रिया। और फिर आपने बड़े वजाहत से ये भी कहा कि मैंने तो पहले ही एक हफ़्ता पहले बता दिया था कि ये मंजूर हो चुकी है। जी सर। लिहाजा उस बुनियाद के ऊपर कि अल्लाह ताला ने आपको एक और काबिलियत बख्शी है कि आपके पास गैब का इल्म भी है, तो वलीउल्लाह का भी मेरा सर माफ कर दे, अगर आपको कह दिया जाए तो माफ कम कर नहीं दे, है। माफ कर दे। बड़ा खतरनाक इल्जाम लगाने लगे, अल्लाह माफ कर। गुनहगारों में हूं मैं तो। जी, जी, नहीं, आप सब कुछ कर ले, ये ना कीजिएगा। बात ये है, देखिए मैं देखिए, अच्छा चलिए मैं वापस ले लेता हूँ ये। सर बात ये है कि इसमें तो शक नहीं है कि बहुत सारी इमरान खान के ज़माने में गलतियाँ हुई, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन थी। अदारे के ऊपर गलती नहीं की उसने सुप्रीम कोर्ट का इसका पाकिस्तान के आइन का हुलिया नहीं बदला, और अदालतें जो थी वो मजबूत शक्ल में मौजूद थी। अगर ना होती तो जब उसने वहाँ पे वो असम्बली में इनका वो मोशन जो था उसको ख़त्म किया था और उसने डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली का ऑर्डर कर दिया था, तो फिर 5 रुकनी बेंच ने बैठकर आपके सामने की बात है, वहाँ पर बाकायदा फ़ैसला दिया था और वो फ़ैसला माना गया था। कोई उसके खिलाफ कोई तहरीक, कोई कार्रवाई। वैसा वफाकी आईनी अदालत बनने से आपको कैसे लग रहा है कि जजेस फैसला इंसाफ के मुताबिक नहीं करेंगे सर? वैसे ही जैसे बंदियाल साहब ने किया था बकौल आपके। सुनिए तो सही ना। जी सर। दो चीज़ें देखिए, दो चीज़ें। पहली बात तो ये है कि ये जो आईनी अदालत बनी है अब जो लगेगी, इसके अंदर जो जज जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर उंगली रखेगा वो जज बनेगा। पहली बात, क्योंकि जो कमीशन है ना, जुडिशल कमीशन बना हुआ है, उसके अंदर आउटराइट मेजॉरिटी जो है वो एग्जेक्टिव की है, आपको मालूम है ये बात। ठीक है सर। लिहाजा जो जिसके ऊपर वो उंगली रखेंगे वो बनेगा। और आप एक तरफ सुनिए कि अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सब पे माना नहीं जाएगा, बल्कि शरई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना है, इसका फैसला जो है लाजिम होगा कि सुप्रीम कोर्ट उसको ओबे करे। जी सर। अब बात सुनिए आप यहाँ पे कि अब इतनी बड़ी अदालत जिसके जज की एज भी है 68 ईयर तक है, 68 साल तक है, और उस जज के और उनके फैसले, और वहाँ पे जज कौन लगाए जा रहे हैं? जो 6 महीने 8 महीने मैक्सिमम किसी को 1 साल हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बने, वो उस अदालत के जज लगाए जा रहे हैं। इस वक्त जो लिस्ट सामने आई है वो आपको भी गौर से उसको देखिए, उस लिस्ट को, कि जो आज से 6 महीने पहले या 4 महीने पहले या 2 महीने पहले वो हाई कोर्ट के जज थे और अब वो सबसे बड़ी अदालत के जज बन गए। आप ये इससे अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ उन्होंने तनख्वाहदार बिठा दिए, जज तो ख़त्म कर दिए। ये निज़ाम जो है कि जहाँ पे एग्जेक्टिव की ओवर राइडिंग ऑन दी जुडिशरी होगी और उसको वो निज़ाम तस्लीम करके बैठेगा, तो क्या आप समझते हैं कि ये निज़ाम चल सकेगा? ये मुल्क को भी तबाह कर देगा ये निज़ाम। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? देखिए, बिहाइंड द सीन अगर आप गौर करें कि एक शख्स को शायद में भी उसके एम्बिशन को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। अंदाज़ा लगे मुल्क में कभी ऐसे चले हैं? आप सोचिए तो सही। आपने बड़ी अच्छी बात की अभी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। देखिए, इम्यूनिटी जो होती है ना, आर्टिकल 248 में ऑलरेडी मौजूद है। और इम्यूनिटी क्या होती है?
इन द ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, जो उसको स्टेट फंक्शनिंग का जो उसको अख्तियार दिया गया है, उसके अंदर उसको इम्यूनिटी मिलती है। नॉट दैट के उनके खिलाफ जो ज़ाती हैसियत के अंदर केसेस बने हुए हैं और वो ताहयात वो केसेस, जब सदर नहीं रहेगा तो ही इज़ ऑर्डिनरी सिटीजन, लेकिन उस हालत में भी जो केसेस उनके ऊपर पेंडिंग हैं या हैं, और वो केसेस की नेचर जो है ये नहीं है कि वो दीवानी है, वो क्रिमिनल हो या वो दीवानी हो, उसकी कोई भी नेचर हो, उनकी इम्यूनिटी है। यानी कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर उनके ऊपर बहुत बड़ा गबन का बुनियाद के ऊपर किसी ने मुकदमा दायर कर दिया, जी सर, फ्रॉड का मुकदमा दायर कर दिया, तो उनको इम्यूनिटी है। ठीक है। उन्होंने अपनी जेब से पिस्टल निकाला और किसी को फायर करके मौके पे मार दिया, इम्यूनिटी है, कोई कुछ नहीं कह सकता उनको। क्या ये निज़ाम है? ये इसलिए ये बैठे में कि किस ये कहते हैं कि जो हमने ये पाकिस्तान ये सर मेरा ये ख्याल है इससे बड़ी तजलील क्या होगी? मेरा ये ख्याल है नून लीग बहुत गिल्टी है जरदारी साहब के मामले में, इसलिए उनको एक बात सिर्फ मैं और करूंगा कि सुओ मोटो पावर की बात करते हैं, जज गलत करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आर्टिकल 209 में आप अमेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सख्ती ले आए उसके अंदर कि वो बच ना सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक जज पाकिस्तान में देखिए, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अब हर जज जो है या हर एग्जीक्यूटिव जो है, उसके ओथ में, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या एक मिनिस्टर हो, उसके ओथ में एक सेंटेंस है, आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है सर। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है और इनको इन्फोर्स करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर एग्जीक्यूटिव, अगर हुकूमत वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो जज, चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, या कोई जज है सुपीरियर जुडिशरी का, उसके ओथ के अंदर भी यही सेंटेंस लिखा हुआ है। सर आपका पॉइंट आ गया, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है सर। ताकि अगर उसने गलती कर दी है तो वो उसको वहां दिलवाएंगे सर। अब तो नेकेड डेस्पोटिज्म आ गया, बिल्कुल नेकेड डेस्पोट। सर बिल्कुल आप कह रहे हैं कि सिस्टम तबाह हो जाएगा मुल्क के इंसाफ का। मियां जलालुद्दीन साहब, एक दफा आपको फिर मुबारकबाद देता हूं। आज मेरे ख्याल से आपको पूरी पीपल्स पार्टी से माफी मांगनी चाहिए जरदारी साहब पे जो करप्शन के इल्जाम लगाए। देखिए किस्मत क्या चीज होती है, आज उन्हीं हाथों से और उसी मुंह से आप लोग जो है उनको ताहयात ससरा दे रहे हैं। तो क्या ये गिल्टी कॉन्शियस था? एक बात। दूसरा, वो बता रहे हैं अदालती निज़ाम तबाह हो गया, मैं तो एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल साहब ने ठीक बदला लिया जो आप लोगों को नाहल किया गया अदालत से, इनका साथ यही होना चाहिए था। हाँ शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। मैं गुजारिश ये करूँगा कि ये 27वीं आइनी तरमीम जो है किस मौके पर लाई जा रही है, जब आपकी मशरकी मगरबी सरहदें गैर महफूज हैं, जब पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर साजिशों के अंबार हैं। उस वक्त अगर एक अदारा, वो भी अस्करी अदारा, वो अगर अपने कानूनी सुकम दूर करना चाहता है, वो अगर समझता है कि फील्ड मार्शल किसको और क्यों होना चाहिए, जी। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में भी जो आपने जंग जीती उसके हवाले से दुनिया भी आपके फील्ड मार्शल को अप्रिशिएट भी कर रही है, उसको आप भी करते हो कि बहादुर हैं। तो अगर इन हालात में जबकि हम हालत जंग में हैं, तो अस्करी जो आपका अदारा है उसको इतनी मेरा ख्याल गुंजाइश आपको देनी चाहिए कि वो जो बेहतर समझे अपने लिए वो कर सके। हाँ एक बात ज़रूर है कि ये जो 27वीं आइनी तरमीम है, इसमें 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक फील्ड मार्शल का ताहयात, अदालती निज़ाम, और तीसरा सदर साहब के हवाले से इस्तिस्ना का। अब आ जाएँ जो आप बात कर रहे हैं अदालतों के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं अहमद अवैस साहब कि ये किसी फ़र्द वाहिद का इख्तियार नहीं है कि वो चाहेगा किसी को इसको ट्रांसफ़र कर दें, इसको ले आएँ। वो एक कमीशन है
और कमीशन में अपोजिशन भी शामिल है। अच्छा, वो कमीशन जो है वो अगर किसी की ट्रांसफ़र करता है किसी जज साहब की, तो जज साहब नहीं जाना चाहते तो वो माकूल अपनी रीज़न बताएंगे कि इस वजह से मैं नहीं जाता। और अगर कमीशन समझता है कि ये माकूल रीज़न है, जवाज़ उनका दुरुस्त है, तो फिर वो बिल्कुल अपना आर्डर वापस लेंगे। आप जजों को फिक्स कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट नहीं फिक्स, मेरा एक बात आपने बड़ी अच्छी की थी, एक सिर्फ एक नहीं 2-4 की हैं, लेकिन अदलिया के हवाले से जी आपने ये बात दुरुस्त कही कि माजी अदलिया का कैसा है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी कौम जो है, आपको याद होगा अदलिया की आज़ादी के लिए लाखों लोग जो थे वो बाहर निकलते थे, जाली इनकलाब जो था, हाँ जी, ऐसा इनकलाब आया कि फिर वो इनकलाब बल्कि असी खुद भुगतिया फिर मैं मुझे याद है। ये तरमीम तो नहीं कि आपको भुगतनी पड़ जाएगी, ये तरमीम तो नहीं कि आपको भुगतनी पड़ जाएगी, जिस तरह वो स्पेशल एंटी कोर्ट अदालतें बनाई थी 99 में, आपको फिर उसी में आप लोगों की ट्रायल हुए। अब देखें, जहां तक आपका ये कहना है, मैं तो तब भी बड़ा खुश होऊंगा, मैं अब भी बड़ा खुश हूँ। देखिए अब तो वैसे खुदा का खुश ही रहे, लेकिन देखें जो नुमाइंदे होते हैं ना आवाम के, उनका काम तो है कानून साजी, ये यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। अब कोई 2/3 अक्सरियत का फ़ायदा गलत उठाता है, जिस तरह के मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह आप लोग उठाया, मैं ये कहता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म ने ये बात कही है कि मैं इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता, बड़ी बात, क्या ही अच्छा होता कि सदर साहब भी ये फरमाते कि मैं इस्तिस्ना नहीं लेना सदर साहब ने तो मुबैना तौर पर बादी नजर में पूरी डील की आप लोगों के साथ। अच्छा एक सेकंड, बार्गेन की है, मैं क्योंकि उस फोरम का हिस्सा उनसे नहीं तो नहीं आप बार्गेन जीत सकते सरदारी साहब से। मैं उस फोरम का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये बात मेरे इल्म में ज़रूर है कि देखें, आप कोई कानून किसी फ़र्द वाहद के लिए बनाएंगे तो कभी भी उसके नताइज कौम के लिए, रियासत के लिए अच्छे नहीं होते। फर्द वाहिद के लिए तो कोई कानून नहीं बना, यहाँ तो ओहदों के लिए बना है, वो तो फर्द वाहिद ही हो गया ना। जरदारी साहब को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत उन पे इल्जाम लगाया करप्शन का, मैं यही उनको 10 साल कैद में बंद रखा, ये पता नहीं आज किस मुंह से आप लोगों ने इस्तिस्ना दिया उनको गिल्टी फील करके। अहमद अवैस साहब की इस बात को मैं सपोर्ट करता हूँ कि आप किसी प्रेसिडेंट को इस्तिस्ना दे देते हैं और वो कल कोई खून कर देता है, कोई कत्ल कर देता है, तो आप उस बेगुनाह को इंसाफ नहीं दे सकते, क्योंकि उनको इस्तिस्ना तो यार इसमें क्या है, अगर प्रेसिडेंट कत्ल कर दे अवाम का तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? आप लोग ऐसे दिल में दर्द लेके बैठे हुए जैसे आपको अवाम का बड़ा ही दर्द है। अच्छा वो भाई, आप चीनी माफिया के जरिए अवाम को मारते हैं, करप्शन के जरिए अवाम को, पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, करप्शन के जरिए अवाम को मारते हैं, पता नहीं किस किस तरीके से अवाम को मारते हैं, कोई जज्बात से, तो गोली भी मार देंगे तो क्या है, अच्छी बात है, मारे गोली, लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैसला दे दिया आपने। मेरी एक गुजारिश सुने, गुजारिश इतनी है कि आपने कहा कि माफ़ी मांग लें आप सदर साहब से। जी मांगे। मैं कहता हूँ माफ़ी हर फोरम पे बैठे शख्स को माजी में जो कुछ होता है सबको मांगनी पड़ेगी, तो हाल की बात हो रही है ना, जो हाल की बात है। तो मैं कहता हूं कि सदर साहब खुद क्यों नहीं ये कह देते कि मैं इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता। वो क्यों कहेंगे भाई, उन्होंने तो आपको दिखाया जलवा। अच्छा, तुम मुझे 10% कहते थे, तुमने मुझे 10 ईयर जेल में डाला, तुमने बेनजीर भुट्टो की सियासत को दागदार किया कि उसका जो खामिद है वो घोड़ों को मुरब्बे खिलाता है और पता नहीं क्या खिलाता है। आज तुम लोग गिर के मुझे इस्तिस्ना दे रहे हो, वो तो वो खुश है इस बात पे। देखें, मैं इस उनकी तो विक्ट्री हुई है। मैं इस बात पे आपके साथ खड़ा हूं, मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं। आप कहते हैं कि वो मिस्टर 10% अभी भी आप साबित नहीं, मैं ये कहता हूं कि किसी तौर पर भी सदर को इस्तिस्ना अवामी नुमाइंदे को नहीं होना चाहिए। चले भाई ठीक है, अब हो गया, अब क्या करें। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आपकी जीरक राय चाहिए। आज खुशी का दिन है, मैं तो बड़ा खुश हूं, जजों के साथ भी ठीक हो गया, अदालतों के साथ भी ठीक हो गया और सदर मुमलिकत के साथ भी ठीक हो गया। सर योर टेक। खैर, खुशी तो मैं आपकी अच्छी तरह जानता हूं, आप भी उसी तरीके से है कि दिखाई किसी को अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। और जैसे 27वीं आई तरमीम के बारे में जो हमें वलीउल्लाह तो आपको होना चाहिए सर, आपको दिलों का हाल पता जो लाए हैं उनको आप मेरा ख्याल है कि यार, तो जो औसाफ हमीदा बताए गए हैं वो एग्जैक्टली जो लाए हैं उनको पता है कि वो औसाफ हमीदा नहीं है। मुझे पहली बात तो यह है कि आज मियाँ साहब के साथ हमेशा ही कंसोल किया कि एक दानेदार आदमी है, ऑनेस्टी है, लेकिन जिस तकलीफ के साथ इन्होंने इस तरमीम के जो है फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं,
या हो सकते थे मुमकिन तौर पे। तो ये मियाँ साहब की शख्सियत का लगा नहीं खाते हैं। मुस्लिम लीग नून में ऐसे लोग जो इनसे अच्छे तरीके से, धड़ल्ले से, डिटाई से वो इसको कहीं से कहीं पहुँचा सकते हैं। देखें, क्राइसिस इसका है ही नहीं। मुझे तो मुल्क वतन अजीज पाकिस्तान की हकीकत फिक्र लाक है। इस आइन के साथ और निज़ाम के साथ खिलवाड़ करने के बाद 16 दिसंबर 1971 से हमने सबक नहीं सीखा। ये इतनी बदकिस्मत कौम है। मुझे बताएं कि आज तक 1973 के आइन में ये 27वीं तरमीम आई है। 4 या 5 मैं आपको गिन के सुना सकता हूँ कि जब जोग्राफिया तय हुआ या अहमदियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करा दिया गया, या 1-2 और हैं जो कि हक़ी सच्ची आइन की ज़रूरत थी। बाकी एक तरमीम जो पनप पाई है उनमें से एक भी ऐसी नहीं है कि जो शख्सियत के स्पेसिफिक ना हो। मुझे बताएं कि इसकी कौन सी ऐसी तरमीम है जिसकी कौम को जरूरत थी। हाँ, जो इक़्तिदार में बैठे उनको इसकी जरूरत थी, है और रहेगी। लेकिन एक और बदकिस्मत वाक़या सुन ले। भुट्टो साहब ने 3-4-5 तरामीम लाई थी और बैन ही यही अदालत के बारे में थी और शहरी आज़ादी सल्ब करने के बारे में थी। उसी मफलूज अदालत ने भुट्टो साहब को उसी तरह फांसी पे लटकाया उन्हीं तरामीम की बदौलत। जुनेजो साहब ने सदर ज़ियाउल हक को इसी पार्लियामेंट ने, लेकिन चलो माशाल्लाह था, उन्होंने तरमीम की पहली कुल्हाड़ी 8वीं तरमीम की जुनेजो साहब पे चली, फिर नवाज शरीफ और नज़ीर साहब पे चली। नवाज शरीफ साहब की 13वीं-14वीं तरमीम आई, इर्तिकाज़ ताकत हुआ, उसी को लेके मुशर्रफ साहब ने उसको अपनाया। मुझे इनसे सारा कोई बात नहीं, एक हिस्ट्री है। एक चीज सबके अंदर है कि हर तरमीम के पीछे बदनीयती थी, नियतों में फतूर था, कौम को जरूरत नहीं। आज मैं कहता हूं, दावे से कहता हूं कि ये रेफरेंडम करा दें, देनदारी का सर्वे कर दें। ये जो ताकत तो ये जो इनको वेस्टेड है लोगों की तरफ से ना, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और करा दें। मियाँ साहब अपने हल्के में जाके पूछ रहे हैं कि तरमीम के बारे में पाकिस्तानी कौम क्या सोचती है। ऐसी तरमीम करते हैं। देखो, नाहक मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की आपने बड़ा अच्छा भाषण दिया, मैं आपसे बड़ा मुतासर हुआ हूँ, आपकी तकरीर से हमेशा मुतासर होता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि सियासतदान शराकत जुर्म रहे हैं, पार्टनर क्राइम रहे हैं, लेकिन वो असल जिम्मेदार नहीं है। 2 तरह की तरामीम देखी है, मौजूद है 2-3-4 को, भुट्टो साहब को छोड़ दें, चलो नवाज शरीफ साहब की 97-98 की तरामीम को छोड़ दें। 2 तरह की तरामीम है। एक सियासतदान ने अपने तौर पे की है कि जिसमें उसने अपने इक़्तिदार को बढ़ाया है और अपने आप को बचाया है, जैसे अभी जरदारी साहब को बचाया जा रहा है, ये एक आध और बंदा अपने आप को बचा लेगा। लेकिन और एक वो है कि जो पीछे से डंडा है, चाहे मार्शल हुआ है या हाइपर निज़ाम हुआ है, फिर डंडा है, उन्हें कहीं तरामीम कराओ। कि किसको नहीं पता था कि पिछले 3-4 महीने सुनगुन जारी थी। फैसल वावडा बहुत जानदार आदमी है, उन्हें तो 28वीं का मुआवजा सुना दिया। कामरान साहब जी सर, ये रियासतें ऐसे नहीं चलती। ये ठीक है डांग टपा लेंगे, 4 दिन की इंडिया की जंग से भी आपको 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने मिल जाएंगे। और यूब खान को 96 में 1965 में 1 साल लीज ऑफ लाइफ मिला था, उसी तस्वीरें हर जगह 400 थी फील्ड मार्शल साहब की। और उसके बाद 1 साल के बाद अब क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। अब इनको फिर 1 साल के बाद नहीं, हमें जंग की तरीके जरूरत होगी जिसमें यार हमें कारनामे अंजाम देने होंगे, फिर उसके बाद हमारी दुनिया में इज्जत बढ़ेगी और पाकिस्तान में हमारा दार दरिया चल जाएगा। क्या रियासत चलेगी? ये निज़ाम, ये आइन जो है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसको हमने पहले बड़ा गर्क किया। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि ये जो लोग हैं, इतनी बड़ी ताकतवर नवाज शरीफ साहब की सियासत थी। यकीन जानो कि पाकिस्तान के अंदर एक असासा था, एक वाहिद बंदा था जिसको मैं कहता हूँ कि सारी कमजोरी के बावजूद सबसे बेहतर पाकिस्तान के मुफाद में सोचने वाला था। उसकी सियासत का बेड़ा गर्क करने वाले उसके अपने साथी थे। ऐसा अर्जा फरोख्तन इतना सस्ता दाम किया कि अपने 4 टके की नौकरियों के पीछे इन्होंने उसकी सियासत को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये जाएं अपने इलेक्शन लड़ें, उसके बाद देखें अपना, इनको सबको पता है कि आखिरी दौर है, इसको अच्छे तरीके से भले माने से प्रोलॉन्ग करें। 3 साल 4 साल बाद अल्लाह ना करे, लेकिन होगा यही कि मुस्लिम लीग नून किस्सा पारी ना बनेगी। और यही वो चीज़ें हैं कि जो उन्होंने खिदमत खल्क की है उसका इनको वहाँ पे अजर मिलेगा। मुझे कुछ भी नहीं कहना। मेरे जितने जानने वाले लोग हैं, अक्सर इनके साथी हमायती हैं, पाकिस्तान के जगह दानिशवर हैं, यकीन जाने के सारे जो है डिप्रेशन की हालत में है कि स्कूल के साथ इस दिन दहाड़े ऐसी वारदात, अदलिया को इस सब बेइज्जत।
आज आपके अंदर इतना डायकॉटमी ऑफ पावर हो गई है, इतने क्लैशेस आएंगे कल के बाद, आपकी जो लड़ाई झगड़े जो वह सब सही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट 10 तो गरबा होंगे, अब देखते रहे, फिर आप डिसमिस करते रहे, आपका पॉइंट आ गया। फिर एक टाइम आता है, एक आखिरी फिक्र, फिर एक टाइम आता है जो वो भी हमारी तारीख ने हमें बहुत सारे जो सबक दिए हैं, उनमें से एक सबक, अच्छा सबक ये भी है कि हर डिक्टेटर, हर निज़ाम, हर एक की पाकिस्तान के अंदर एक शेल्फ लाइफ है, एक एक्सपायरी डेट है, और वो आनी है, चाहे वो 5 साल कर लें, चाहे 3 साल कर लें, चाहे मुशर्रफ साहब 10 साल कर लें। और इनको निकालने वाले किसी, इनको सारे जो बंदे आज तक गए हैं, इनको ना जमहूरियत ने निकाला है, ना हमारे दोस्त जावेद साहब ने निकाला है, ना आपने निकाला है। इनको निकालने वाले गुबार कैस खुद उठता है, खुद बर्बाद होता है। याया को मैंने नहीं निकाला था, अयूब खान को मैंने नहीं निकाला था, ज़ियाउल हक को मैंने नहीं निकाला था। ये सारे जो है अंदर ही सारे से अंदर से आते हैं, और इंशाअल्लाह आपका पॉइंट आ गया, मेरा ख्याल है काफी बात हो गई, लेकिन बिगाड़ने वाले एक चीज चल रहे हैं जी। पहली बात तो मैं हैरान हूं इस बात पे कि आप कह रहे हैं कि सियासतदान को आप जिम्मेदार नहीं समझते। इस मुल्क के अंदर अगर कोई बिगाड़ पैदा किया, सर मैं आपके जवाब में बोला नहीं है भैया, थोड़ा सा बोलने दो दे, ऐसा अगले राउंड में आप उसको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। इस मुल्क में बुराई का जिम्मेदार जो है सिर्फ सियासतदान है, नंबर 1। आप कह रहे हैं रियासत ऐसे नहीं चलती, रियासत तो मेरे भाई 1948 से ऐसी चलती आ रही है और ऐसे ही चलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कह रहे हैं अदलिया को बेइज्जत कर दिया। अदलिया ने जब पहली कंस्टिट्यूंट असेंबली को बहाल नहीं किया, अवाम के मैंडेट को अदलिया ने बेइज्जत किया। आपको आज अदलिया की बेइज्जती की इतनी फिक्र मुझे क्यों होनी चाहिए? इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी में चढ़ाया, डार्क जस्टिस किया, मुझे तो कोई हमदर्दी नहीं अदलिया की बेइज्जती हो रही है। अदलिया ने यूनिफॉर्म प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट किया, पार्लियामेंट की तरह तरमीम में हक दिया करने का, मुझे तो कोई, नवाज शरीफ को नाहक अदलिया ने फारिग किया। अदलिया के साथ जो हो रही है बड़ी खुशी की बात है, शादियाने बजाय अदलिया को खुद इस पे एतराज नहीं है। न्यायी साहब बिलावली डिप्रेशन में चले गए। अब मैं जनरल साहब के पास जाऊंगा, एक कहना जल्दी कामरान साहब जी सर, सिर्फ सियासतदान मुर्द इल्जाम ना ठहराएं, जी। अदारों ने भी उतना ही रोल अदा किया पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में जितना आप सियासतदानों को कहेंगे। भाई जब आप लोग बिकने के लिए तैयार हो जाए भाई या प्रेशराइज होने के तैयार हो खरीदता जाए, कौन है? खरीदार की बारी बाद में आएगी। नहीं, पहले अपने आप को बेचता कौन है? डंडे पे आप जो जमीन बेच रहा है, जो अपने आप को बेच रहा है, पहले वो जिम्मेदार है। डंडे पे हंसा क्यों सर? देखें, मैं डंडे पे हंसा था ना, इसीलिए ऐसा था कि कोई बिकता है, कोई मरता है। बात ये कि अफसोस ये मियां जबर लतीफ साहब कि अगर आज आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, आपकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, आप वोट तो ले लेंगे 1.5 लाख, आपकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं कि अवाम आपको जेल से आके रिहा करवा दे कि नाहक मियां जबर लतीफ गिरफ्तार करा है। ये मेरा कसूर है भाई। जब आपके साथ पास सारे वसाइल हैं, जब आपके पास सारे वसाइल हैं मुझे बदनाम करने के भी, वो अवाम को तो बाद में पता चलना है, अवाम जब इंकलाब लाती है को तो बाद में पता चलना है मैं कसूरवार था या बेकसूर था। दौर है अब तो, उतनी देर में आपने तख्तादार पे लटका दिया मुझे जेल में। आप गए भी, आप गए भी, कोई नहीं लाख का मजमा आया, चाहे आपका वोटर 1.5 लाख था उधर। जनरल साहब ये जो खास तौर पर पूछना चाहूंगा, जनरल साहब छोड़े इन सिविलियंस को, इन्होंने तो मुझे इनसे वैसी बात करना ज़रा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है, इनको बुलाना पड़ता है। तो मैं तो आपको पता है आपके साथ ही वो कॉमरेडशिप अपनी कायम करके बैठा हुआ हूँ पिछले 50 सालों से। मेरा इन लोगों के साथ तो कोई दिमाग बनता ही नहीं, इनको बात ही समझ नहीं आ रही, ये लगे हुए अपनी दुनिया। जनरल साहब ये जो आई है 243 में, ये जो डिफेंस फोर्सेस का होता है, अब इसके अंदर ये आया कि जी ये हालत जंग के अंदर डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस जो होंगे वो लीड कर रहे होंगे एयरफोर्स को भी और नेवी को भी। थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, बहुत चल रहा है, और आपकी अपनी अमूमी राय जो है इस तरमीम पे सर। जी देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरा न्याजी साहब को, मियां साहब को और अवैस साहब को बहुत सलाम जी। ऑलवेज आई हैव लॉट रिस्पेक्ट और बड़ा सीखता हूँ इनसे जी। बहसियत पाकिस्तानी जी, जो चीज पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगी बिल्कुल उसको हम सपोर्ट करेंगे, और जो चीज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी उसको कोई पाकिस्तानी, और आइन से बड़ा आई थिंक सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम और आइन ही है, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, ये जो 243 है जी, उसके ऊपर इनफैक्ट अभी पाकिस्तान का जो एक कह रहे हैं जी, जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है जी, आर्किटेक्चर जो है, वो इस चीज की अभी रिक्वायरमेंट सीरियसली आ गई थी कि एक सेंट्रलिटी ऑफ कमांड हो टू एग्जीक्यूट वॉर। ठीक है, अभी देखिए इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा उसकी मिलिट्री आर्म फोर्सेस है, न्यूक्लियर कंट्री है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंट्रोल ऑफ वॉर एक सिविल के पास जाने, एक सिविल मिलिटेंट विंग के पास जाने के, जिनको मैं कहता हूं पॉलिटिकल टेररिस्ट के पास जाने से द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉर वहां पे बहुत सख्त डिस्टर्ब हो गई है जी।
ठीक है। जब वहां पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉर इसलिए डिस्टर्ब हो गई है कि वो एक वॉर क्रिएट करना चाह रहे हैं अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, और पाकिस्तान को समझ रहे हैं कि पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान अपनी डिफाइंस शो नहीं करेगा, पाकिस्तान अपना हुसैनियत का जो जज्बा इन एवरी पाकिस्तानी उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन जी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तानी कौम ने रिस्पॉन्ड करना है और वो टू ऑल एक्सटेंड जाएगा, टेक्टिकल से लेके स्ट्रेटेजिक तक। तो इस एनवायरनमेंट में वॉर का कंट्रोल टेररिस्ट एक्ट्स के हवाले कर देना या किसी टेररिज्म के एक्ट के हवाले कर देना, किसी टेररिस्ट थर्ड पार्टी के हवाले कर देना इज अ डेंजरस फिनोमेना। तो इसने नेचर ऑफ वॉर और कैरेक्टर ऑफ वॉर पाकिस्तान का चेंज कर दिया जी। ठीक है। फिर और स्पेक्ट्रम्स आगे हैं, साइबर है, इंटेलिजेंस वॉरफेयर है। अब इस सिनर्जी को लाने के लिए एक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर की जो जरूरत है वो बड़े अरसे से महसूस की। इट्स नॉट अ न्यू फिनोमेना टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत अरसे से डिबेट हो रहा था, बातचीत हो रही थी उसके ऊपर, और उस सिनर्जी को इंप्लीमेंट करने के लिए ये अमेंडमेंट की गई है। ये कोई इसको इंडिविजुअल स्पेसिफिक ना समझा जाए, इसको पाकिस्तान स्पेसिफिक समझ जाए। ऑब्वियसली ये तो अब अगर आज जनरल आसिम मुनीर है, कल कोई और आर्मी चीफ या कल कोई और हो गए तो वो होंगे, तो पर्सन स्पेसिफिक तो ना हुई। ठीक है, ये बात सही है। इट्स नॉट अ पर्सनल स्पेसिफिक ना, वो असल में एनवायरनमेंट पोलराइजेशन इतनी है कि हर चीज को हम पर्सनल, वॉर इज कंटिन्यूइंग जी, वी आर इन द वॉर। एक पहली चीज तो याद कर ले कि हम वॉर में हैं। आज भी अभी बॉम्बे में मेरा ख्याल में कोई एक दिल्ली में हुआ है, सॉरी दिल्ली में अभी हुआ है। वो तो सर अभी वो सीएनजी गैस का फटा है, वो आ गया उसका। बट एनीवेज मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, तो किसी दिन ये सीएनजी वाले को कन्वर्ट करने में, कासस ब्लाय बनाने में उनको बिल्कुल सही लग रही है, खुद ही बना लेना है। दे आर ऑलरेडी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को करने के लिए। बट एनीवेज कमिंग बैक टू दिस, अच्छा उस सिनर्जी को लाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो लैंड स्ट्रेटजी है, ये लीड स्ट्रेटजी है, इसमें किसी की कोई पावर्स, एयरफोर्स के चीफ की, नेवी के चीफ की और आर्मी के चीफ की कर्टेल नहीं की जा रही कि जी सीडीएफ जो है वो इनकी डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी जो है या इनकी जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी उसको इम्पैक्ट करेंगे। ये सिनर्जी लाएंगे। सिनर्जी का मतलब ये होता है कि अगर तीनों फोर्सेस मिलके एक प्लान के ऊपर जाती है और वो एक करके जो उसका जो एक्युमुलेटिव इफेक्ट है वो इतना लार्ज हो जाएगा कि उस पे एनिमी के ऊपर इफेक्ट आएगा जी, बहुत इंपैक्ट आएगा। और जितने भी बड़े मुमालिक है, स्पेशली जो न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरफेयर, इसका एक कनेक्शन भी है जी आपस में। जब आप कन्वेंशनल फोर्सेस भी आपकी होती है और आप न्यूक्लियर कंट्री होते हैं, तो बड़ा डेलिकेट एक कनेक्शन है जिसमें ट्रांसेंड करता है कॉन्फ्लिक्ट टू द हायर एस्केलेशन लेडर्स। उस पे ज्यादा मेरे ख्याल में यहाँ पे बात नहीं कर सकेंगे। तो वो जो क्रिटिकल चीज है उसमें आपके तीनों जो एसेट्स है या तीनों जो आपकी सर्विसेज, उनका एक बहुत मेजर और कलीदी रोल है। और विद दिस इंडियन माइंडसेट जो नेबरहुड में बैठा हुआ है, जो देखे ना अभी पिछला भी जो मिसाइल एक्सचेंज हुआ, एस्केलेशन लेडर पे इतनी स्पीड से चीजें ऊपर गई, ये तो इस रीजन के लोग। सर बिल्कुल ये आपका पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया। और आप ये इसमें कह रहे हैं कि इसमें कोई यानी कि ऑब्वियसली तीनों सिंक्रोनाइज कर जाएंगे और हालत वॉर में हम इसमें मजीद बात करेंगे। अहमद अवैस साहब के ज़हन में भी सवालात होंगे और बाकी लोगों के जहनों में भी। 27वीं आईनी तरमीम पास हो चुकी है सेनेट से, कल कौमी असम्बली से भी हो जाएगी। इसके मुतालिक ज़रा मजीद डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं कि ख़ासतौर पर अदालती निज़ाम में क्या फ़र्क आया, क्योंकि पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स अब जो है वो सुना ही जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से होगी और इससे शायद आज़ादी अदलिया के ऊपर बहुत सवाल उठे। हालांकि मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अदलिया पता नहीं कब आज़ाद थी इस मुल्क में, लेकिन फिर भी बात तो करनी है। बात करने के लिए एक ब्रेक लेंगे। अवैस साहब, शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है कि वो तरमीम वापस ले ली गई जिसमें प्राइम मिनिस्टर को भी तस्ला मिल रहा था। अच्छा, हफीजुल्लाह न्याई साहब, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कानून और अवाम की अदालत में वो जवाब दें, कम अज़ कम इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, उन्होंने तरमीम वापस ले ली। मैं तो हर चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इसको देखें कामरान साहब, मैं तो इसको होलसम लेता हूँ। बड़ी अच्छी जेस्चर है, शहबाज साहब पहले भी अच्छे अच्छे जेस्चर दे चुके हैं, लेकिन इस वक्त क्राइसिस जो 27वीं तरमीम का है वो तो मैंने उसको शुरू से ज़्यादा ही सीरियस लिया हुआ है। मतलब हो सकता है कि इतनी उसकी इंटेंसिटी ना हो। आप भी तो मुझसे बड़े दानिशवर हैं, जावेद साहब बैठे हैं, सारे बैठे हैं, जनरल साहब बैठे हैं, हो सकता है मैंने किया, लेकिन ये हकीकत है कि हमें ये बात जानदारी से अगर पूछे। मैं आपको दो बातें कहता हूँ। आज अगर कोई इंटरनेशनल एजेंसी से तहरीक इंसाफ वाले रेफरेंडम करवा ले पाकिस्तान से, ऐसे असल तो आइन का पढ़ ले कि खुदा के बाद ताकत जो है, रेस्ट जो है अल्लाह के बाद, वो पाकिस्तान की अवाम की है, ये पाकिस्तान के आइन के प्रीएम्बल्स हैं, और आप करवा लें यहाँ से सर्वे। क्या रह जाएगा कि अगर सर्वे के अंदर 70-80% अवाम की राय आ जाए, नौजवानों की आ जाए, वकीलों की आ जाए? क्या हम इसको आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं?
ये कहाँ लेके जाएंगे? कौन होते हैं ऐसे किस तरह तरमीम लाने वाले होते हैं, ये तय करने वाले? वो चर्चिल ने कहा नहीं था कि जंग जो है इतना जो है संजीदा काम है कि मैं इसको सर आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। या हर पाकिस्तान के जर्नैल सियासतदान जजेस हर बंदा पाकिस्तान को कहते जी वो पान की दुकान वाले के पास जाए तो पान वाले कहते मेरे हवाले मुल्क कर दो, मैं तो ठीक कर देंगा। हर बंदे को इतना एतमाद है कि वो अकेला पाकिस्तान को ठीक करना चाहता है। और ये वो चीज़ है कि जिसने हमें ये कहते पाकिस्तान जी चलना चाहिए। मैं एक बात सिर्फ सुन ले, बाकी मेरे का फ़ायदा ही नहीं है। अगर जनरल साहब पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहा है जिसमें आप मुल्क तुलवा चुके हैं, जिसमें आप जो है एक कदम आके बढ़ाते हैं, 2 कदम पीछे फिसलते हैं, तो फिर अल्लाह ताला रहम ही करे ऐसे पे कि जिसको आप कबूल कर चुके हैं, ज़हनी तौर पे मुल्क चल रहा है। सर आपका पॉइंट आ गया रहेगा और ये 48 से चल रहा है फलां से, ये बड़ी बदकिस्मत सूरत हाल। सर कोई बात नहीं, आप इजी लें, इतना मसला नहीं है न्यायी साहब, इसको इजी लें जरा थोड़ा सा। ये मेरी बात सुन लें। जी वैस साहब जरा से मेरी बात सुन लें। जी आपकी लाइन ड्रॉप थी। जी फरमाएं। जी मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, असल में देखिए अब इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा फॉल्ट पॉलिटिशियन का इस लिहाज से है कि मोस्टली सियासतदान हमारी पॉलिटिक्स में इसलिए आते हैं कि समझते हैं कि ये सबसे ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, और अपनी ताकत को मजबूत बनाने के लिए वो एक बैरूनी एक अदारे की जो कि लिम ऑफ द गवर्नमेंट है उसकी ताकत का सहारा लेके वो स्कोर विनिंग करते हैं। और इस तरीके से अब पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगड़ जाता है। देखिए आइन में प्रियम्बल क्या लिखा हुआ है? प्रियम्बल कहता है sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives। अब chosen representatives की जगह के ऊपर जब आप इस तरीके से एक ताकत की बुनियाद के ऊपर और वो उस कॉन्सेप्ट को खत्म कर देंगे जो तो सर इलेक्टेड सेनेटर्स ही वोट डाल रहे हैं ना, लॉ का कोई मार्शल तो नहीं लगा हुआ इधर। मेरी नहीं साहब रोल नहीं देखनी है, मैं अर्ज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको वो विजडम भी वैसे समझ आ गई होगी जो बंदयाल साहब की 5 जजेस की फैसले ने जो किया था ना, ठीक है, इनके वोट के साथ डिस्क्वालिफिकेशन और वोट भी ख़त्म होना चाहिए था। अब आज समझ आ रही है कि कितना अच्छा फैसला था वो। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के आइन को अगर हम नहीं सोचेंगे और अपनी दुश्मनियों और अपने गेन के लिए हम मुल्क को इस तरह स्टेक पर लगा देंगे तो ये मुल्क जो है, देखिए जो जिन ममालिक में आज जो एक्सेल कर गए थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, वहाँ मुल्क ऊपर इकोनॉमीज ऊपर चली गई हैं, और जिन लोगों ने हमारा मुल्क तो बहुत ऊपर जा रहा है के ऊपर लेकर गए हैं विद तरमीम और विदाउट तरमीम, वो लीडरशिप जो है वो खत्म हो गई। सर ठीक है आपका पॉइंट आ गया। गरीब रहे वैसा आपका हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क गरीब रह गया और ये दो जो है लीडरशिप जो है वो अमीर हो गई। ये सत्यानाश हो गया मुल्क का, खुदा के लिए। चले सर, इसको अगर संभाला ना गया और सब मिलकर ना निकलेंगे बाहर। मैं गम में बराबर का शरीक तो नहीं हूं, आप कंसर्न आपका आ गया, बिल्कुल ठीक है। अवैस साहब ने, अवैस साहब आप बहुत शुक्रिया, आपने एक कमिटमेंट थी आपकी, आपने जाना था, आप जा सकते हैं सर। बहुत शुक्रिया, आपने फिर भी टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से, बड़े मुश्किल उसमें थे, आज एक कमिटमेंट थी जगह पे। जी मियां जावेद लतीफ़ साहब, तो क्या आपके पल्ले बचा? नहीं, कुछ कहने के लिए बचा है? मेरी गुजारिश सुन लें जी। पहली बात तो ये है कि ये नॉर्मल हालात नहीं, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। जी। यहाँ तक अस्करी जो अदारा है उसको तो आप इस डिबेट से इस्तिस्ना इसलिए दे दें कि जिसको आपने बिछाड़ा है, जिसको आपने शिकस्त दी है, जिस रियासत को, वो किसी तौर पर भी खामोशी से नहीं बैठेगी, वो बदला लेने की तैयारियों में तो है। हम हालत जंग में ही हैं, तो हमें ये सिचुएशन तो चाहिए थी 243, ठीक है। अब आ जाएं जो अहमद अवैस साहब ने कहा कि आज अक्सरियत है सियासतदानों की जो ज़रूरत के मुताबिक फ़ैसले लेते और देते हैं और किस लिए आते हैं। यहाँ तक ये भी बात दुरुस्त है कि अक्सरियत सियासतदानों की आज वो नहीं है जो सियासतदान हुआ करते थे, ठीक है। अब तीसरी बात यह है कि बंदियाल साहब का जो उन्होंने फरमाया ना, कैसी बात करते हैं, फिर मुझे तकलीफ़ होती है इस बात पे कि उस बंदियाल साहब की तारीफ़ कर रहे हैं जिन्होंने ज़रूरत के तहत एक ही चीज़ के 2 फैसले किए, एक ही जो इल्ज़ाम था या एक ही जो कानून था। कोई बंदियाल पैदा नहीं होगा और अब कोई साकिब निसार साहब भी नहीं होंगे, अब छोड़ तो मामला सीधा हो गया सर। लेकिन अच्छा हो गया। लेकिन मैं कामरान ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए माजी में
अगर आप सियासतदानों को बुरा कहते हैं तो माजी में सबसे ज्यादा कसूरवार अदारों में बैठे लोग थे जिन्होंने यहाँ तक लेके आए। कहते हैं एक जनरल साहब, ये जो हालत जंग में ही है मेरा ख्याल से, इस्तांबुल में जो टॉक फेल हुई है, आपके ख्याल में इसके बाद कितना खतरा बढ़ गया पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग का? कि देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग ना कहें कामरान साहब, पाकिस्तान और तालिबान का जो वहां पे अफगान तालिबान, ठीक है जी, अफगान तालिबान, अफगानिस्तान के साथ कोई जंग नहीं है, ना उनकी आवाम इंडिया के से साथ कह जंग है। सकते हैं आप जी, ठीक है। तो अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं वो जो अनकरा में भी लेकर आए हैं, वो अपना एजेंडा तो अफगानिस्तान का एजेंडा तो लेकर नहीं है जी, वो अपना एजेंडा लाए। वहां पे फियर एग्जिस्ट करता है जी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो टीटीपी फितनल खवारिज है, वो उसका फियर है। कंधार ग्रुप को भी फियर है, हक्कानीज को भी फियर है, और ISI KP को भी फियर है कि वो जो उसके खिलाफ एक्शन लेगा वो दूसरे ग्रुप के साथ मिल जाएगा, उसको पावरफुल कर देगा। वो एक ग्रुप को पावरफुल रखना चाहते हैं। अफगानिस्तान का कोई एजेंडा नहीं था और बढ़िया कोई और हिला रहा था, ठीक है। बट स्टिल देखिए, पाकिस्तान स्टेबिलिटी, पाकिस्तान को अंडरस्टैंडिंग है, वी ऑल अंडरस्टैंड कि जब तक स्टेबल अफगानिस्तान नहीं होगा हमारी स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। और अफगानिस्तान के लोगों को और अफगानिस्तान के तालिबान को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के बगैर वो गवर्न भी नहीं हो सकते। ये नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तान स्पॉइल करेगा उनकी, बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान के बगैर इकोनॉमिक सोशो पॉलिटिकल एक्टिविटी वहां पे हो ही नहीं सकती। जनरल साहब बिल्कुल ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया सर, और आपने बड़ा जबरदस्त ये बताया इसके हवाले से। वाकई तरफ हालत जंग में है और इस वक्त जो अरेंजमेंट्स के हवाले से हुआ है, आई थिंक वो वक्त की ज़रूरत है, फौज की ज़रूरत है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी भी की है, मैं आपको ब्रेक के बाद आके बताता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इमरान खान एंड कंपनी ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को बाप बना लिया था, बाज़ गश्त आज तक सुनाई दे रही। वैसे तो आपने भी कुछ अरसे के लिए बनाया था, जब खड़े होकर आपने पूरी असेंबली ने जो है उनको एक्सटेंशन दी थी, तो लेकिन ये बात सही है कि बाज़ गश्त आज तक सुनाई दे रही है और वो आज भी सुनाई दे रही है। कल तक इजाज़त।